हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, आज लेकर आए मैं आपके लिए बायोलॉजी की क्लास नंबर 3 चैप्टर हमारा चल रहा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए, सबसे बेहतरीन चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास में, सारे ही आपको समझ में आए होंगे। बस रूटीन एक बांध के रखना कि डेली जितना भी मैं वर्क कराऊं उसको डेली ही याद कर लेना। ठीक है, चीजों को बार बार लिख करके देखें जिससे कि वो ज्यादा याद होंगे आपके, है ना। लर्न करने का बेस्ट मेथड है। चलिए बात करते हैं आज के बारे में। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मोनोहाइब्रिड के बारे में बता दिया था। ठीक है, हाइब्रिडेशन के दो टाइप होते हैं, मोनोहाइब्रिड होता है और एक डिहाइब्रिड होता है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें मोनोहाइब्रिड में क्या था, केवल वन कैरेक्टर के प्लांट्स हमने लिए थे। लेकिन डिहाइब्रिड में क्या होगा, यहाँ पर हम डबल कैरेक्टर के प्लांट्स लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो देखेंगे आप ध्यान से, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। आज का टॉपिक हो जाता है हमारा डिहाइब्रिड। ठीक है, तो डिहाइब्रिड क्या होता है अगर हम बात करें यहां से, तो याद रखना क्या, डिहाइब्रिड क्या होता है, अक्रॉस बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ प्लांट। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर बात समझ में, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो क्रॉस होगा वो ऐसे प्लांट के बीच में होगा जिनके बीच के कैरेक्टर कितने कैसे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग है। समझ में आ रही है? प्लांट ऑफ टू पेयर। अब देखो यहां पर दो कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स के कैरेक्टर कैसे होंगे। देखो अगर मैं सीधी सी बात करूं तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि दो कैरेक्टर बनेंगे। देखो जरा इसके डायग्राम को मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पेरेंट जनरेशन अगर मैं लूं तो पेरेंट जनरेशन लेने के लिए मैंने ये ले लिया। अभी मैं बताऊंगा आपको ये क्या क्या है। समझ में आ रही है बात? अब देखो ये एक पौधा है, प्लांट है, और एक सेकंड प्लांट है। इस प्लांट पहले प्लांट के अंदर दो प्रॉपर्टी है, दूसरे प्लांट के अंदर भी दो प्रॉपर्टी, यानी कितने पेयर हो गए, एक पेयर और दूसरा पेयर। समझ में आ रही है बात? अब ये है क्या क्या कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, यहां से आप देख लेंगे वाई, इस वाई का मतलब हो गया येलो, फ्रिकल इसका मतलब राउंड, और स्मॉल आर का मतलब ग्रीन। कुछ बच्चे इसको जी से भी दिखा लेते हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले जरा, अब अगर मुझको इसकी F1 जनरेशन निकालनी हो, देखना जरा F1 जनरेशन। देखो जरा, यहां से अगर मैं निकालूंगा और यहां से अगर मैं निकालूंगा तो F1 जनरेशन क्या निकल के आएगी। देखो एक Y आ गया और एक R आ गया, ऐसे इधर से एक Y आ गया और एक इधर R आ गया। तो कैसे पौधे मुझे मिलेंगे? मैंने आपको क्या बताया, जो कैपिटल लेटर होता है वही कैसा होता है, वही डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट समझ गए? मैंने आपको दो चीजें बताई थी, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट क्या होता है, जो लक्षण दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? जो प्रॉपर्टी बच्चे के अंदर दिखाई देगी वो डोमिनेंट कहलाती है। जो नहीं दिखाई देगी, जैसे एक पेरेंट है ना, मॉम और डैड है, उनकी एक डॉटर हो गई। समझ में आ रही है बात? और जो डैड था वो कैसा था, बिल्कुल काला सा। ठीक है, और जो मॉम थी वो बिल्कुल कैसी थी, केरल साइड की थी, एकदम गोरी। अब उससे जो बच्चे हुए, है ना, अब जो बच्चा हुआ, वो जो बच्चा पैदा हुआ, जो डॉटर पैदा हुई उनके, वो कैसी हो गई, बिल्कुल दूध जैसी वाइट। यानी आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि मदर का जो कलर है वो क्या बना, डोमिनेंट बना। क्यों? क्योंकि मदर भी व्हाइट कलर की थी तो बच्चा भी व्हाइट कलर का हो गया। तो जो लक्षण दिखाई देगा उसको डोमिनेंट बोलेंगे। और फादर कैसे थे, ब्लैक है, वेस्ट इंडीज, वो वहां पर दिखाई नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो फादर का बेसिस था, जो फादर के जीन्स थे वो कैसे थे, कम कम पावरफुल थे, जिसकी वजह से वो इफेक्ट नहीं डाल पाए डॉटर के ऊपर, है ना। तो वो कैसा बन जाएगा, वो रेसेसिव बन जाएगा। अब ऐसी ही बात यहाँ पर दिखाएंगे आप। ठीक है, तो ये आ गया। और इसको अगर मैं बोलूं तो ये जनरेशन बनेगी कैसे, देखना जरा। ये सारी जनरेशन जो बनी है ये बनेगी, कैपिटल वाई का मीनिंग क्या होता है, येलो, और कैपिटल आर का मीनिंग क्या होता है, राउंड।
तो सारी की सारी जो जनरेशन बनी वो कैसी बनेगी बताना जरा। ये बनेगी आपकी येलो राउंड बनेगी। क्लियर बात समझ में आ गई। चलो जी अब इससे आगे की जनरेशन को लेकर चलते हैं F2 जनरेशन में। समझ में आ गई बात। चलो F2 जनरेशन में जब आप लेंगे तो दो जेमिट्स से लेंगे, इसको ऐसा करके भी लिख सकते हैं आप, वाई वाई पहले लिख लो और आर आर बाद में लिख लो। क्रॉस कराना है किसके बीच में, वाई वाई और आर आर फॉर F2 जनरेशन। समझ में आ गई बात। F1 के ही है, जब निकलेगी तो F को F2 बोल देंगे। अब देखो इसका कैसे करेंगे, यहाँ पर मोनो है डी, इसको डिहाइब्रिड कैसे करेंगे, समझ में आ रही है बात। इसको करने के लिए क्या तरीका होता है देखो जरा, इसके डायग्राम को बहुत ध्यान से समझ लेना। आपको क्या बनाना है, 4x4 का एक बॉक्स बनाना है। समझ रहे हैं, 4x4 का एक बॉक्स बनाना है। इसको बॉक्स को थोड़ा नीचे ले लो, जिसके ऊपर नाम लिखा जाएगा। एक दो एक इसको इंक्रीज कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए जरा, इस बॉक्स को आपने बना दिया 4 ऐसे बॉक्स और 4 ही ऐसे बॉक्स, ठीक है। इसमें जब नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये वाई आर और यहां पर भी वाई आर, अलग अलग सिम्टम्स में निकाल कर रखेंगे। समझ में आ रही है बात। अब y कैपिटल ले लेंगे, r छोटा ले लेंगे, y कैपिटल ले लेंगे, r छोटा ले लेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। और इस बार क्या करेंगे, इस बार y को छोटा ले लो, r बड़ा ले लो, y को छोटा ले लो, r बड़ा ले लो। और इस बार y भी छोटा, r भी छोटा, y भी छोटा, r भी छोटा। समझ में आ रही है बात। अब इनको क्रॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे देखो, जैसे पहले बॉक्स में आएंगे, सबसे पहले आपको कैपिटल वाले लिखने हैं, फिर स्मॉल वाले लिखने हैं। पहले y लिखेंगे फिर r। समझ में आ गई बात। तो y और y कितना आ गया, y और r वाला आर और आर। समझ में आ गई बात। इसका नाम क्या बनेगा बताना जरा। वाई का मतलब क्या होता है, येलो, और कैपिटल आर का मीन क्या होता है, राउंड। कोई दिक्कत। चलो जी इधर आ जाओ, सेकंड वाले में आ जाओ। वाई और वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि येलो राउंड, वाई और वाई, आर और आर। ये क्या बनेगा, वाई का देखो पहले कैपिटल वाला लिखोगे और इसमें तो दोनों कैपिटल है। समझ रहे हैं। अब इधर आ जाओ, वाई और वाई, आर और आर, यानी वाई का मतलब क्या बनेगा बोलो, येलो, और आर का मतलब राउंड। क्लियर है। अब सेकंड में आ जाओ, वाई और वाई, आर और आर, क्या बनेगा ये, येलो और राउंड। इधर आ जाओ, वाई वाई, आर आर, यानी कि येलो और आर का मीनिंग छोड़। देखो अब ये आर और आर आए, दोनों स्मॉल वाले हैं, और स्मॉल वाले आर का मीनिंग क्या होता है, ग्रीन। इधर आ जाओ, वाई वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये क्या बनेगा बोलो, येलो, और आर कैपिटल आर है तो, और स्मॉल होता तो ग्रीन लिखते, लेकिन कैपिटल आर है तो ये कैपिटल वाले हैं तो राउंड लिखेंगे। इधर आ जाओ, कैपिटल वाई स्मॉल आई, आर आर, देखो यानी कि येलो, और इस आर का मीनिंग क्या होता है, ग्रीन। क्लियर है। यहाँ आ जाओ, वाई वाई, आर आर, यानी कि येलो, और आर का मीनिंग क्या होता है, राउंड। इधर आ जाओ, वाई वाई, आर आर, यानी कि येलो और राउंड। क्लियर है। इधर आ जाओ, वाई वाई, कैपिटल आर, यानी कि क्या बनेगा, व्रिंकल, राउंड। ये प्लांट की प्रॉपर्टी है, समझ गए आप। अब देखिए जरा आगे, वाई और वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है, व्रिंकल, और कैपिटल आर का मीनिंग क्या होता है, राउंड। ऐसे इधर आ जाओ, वाई वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यानी कि येलो, और आर का मीनिंग क्या होता है, राउंड। इधर आ जाओ, वाई वाई, आर आर, यानी कि येलो,
और आर का मीनिंग क्या होता है, ग्रीन। क्लियर है? इधर आ जाओ, वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि क्या बनेगा, स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है, व्रिंकल, ठीक है, और आर का मतलब क्या होता है, राउंड। इधर आ जाओ, वाई वाई स्मॉल आर, वाई का मीनिंग क्या था, व्रिंकल, और स्मॉल आर का मीनिंग क्या था, ग्रीन। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये पूरी की पूरी टेबल बन गई है आप लोगों की, समझ में आ रही बात? और यही टेबल क्या कहलाती है, डिहाइब्रिडेशन में F2 जनरेशन। अब इस जनरेशन जैसे आपने देखा होगा वहां पर जीनोटाइप और हेलोटाइप हमने निकाला था, ठीक है, वैसे ही रेशो यहाँ पर भी निकलेंगे। देखो यार, अगर इसके रेशो की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा यार, ये रेशो कैसे कैसे निकलेंगे। देखो जरा, पहले आप इस बात को समझ लो। ये क्लियर हो गया आपको? ये टेबल भी क्लियर हो गई आपको? चलो जी, ये टेबल क्लियर हो गई। अब इसका रेशो अगर मैं पूछूं आपसे तो रेशो कैसे निकालेंगे आप? देखो जरा, सबसे पहले अपने रेशो निकाल लेते हैं। देखना जरा, अगर मैं आपसे पूछूं येलो राउंड रेशो, येलो ग्रीन और प्लस में आ जाएगा व्रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा व्रिंकल राउंड। समझ में आ रहा है? इसके रेशो निकाल लेते हैं। देखना जरा कैसे कैसे निकालेंगे रेशो। अगर मैं बात करूं, देखो येलो राउंड कितने होते हैं, येलो राउंड कितने होते हैं, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया येलो राउंड, 9 हो गए। अब ऐसे येलो ग्रीन देखो, येलो ग्रीन पा जाओ, 1 2 3। अब ऐसे व्रिंकल राउंड का आ जाओ, व्रिंकल राउंड कहां पर बोलो, 1 2 3। अब ऐसे आ जाओ व्रिंकल ग्रीन पर, केवल एक बनेगा। तो यही रेशो आपका क्या कहलाता है, यही रेशो कहलाता है फिनोटाइप रेशो, और यही एग्जाम में आता है। समझ में आ रही है बात? तो डिहाइब्रिडेशन में फिनोटाइप रेशो की अगर हम बात करें तो फिनोटाइप रेशो कौन कौन सा आ जाता है, 9:3:3:1। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? इतनी बात क्लियर है? चलो जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ रही है बात? चलो जी, अच्छा इसके बाद अगर जीनोटाइप रेशो आ जाए तो जीनोटाइप रेशो को कैसे लिखेंगे आप? देखो जरा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं आगे कराता हूं। चलो जी देखो, डिस्ट्रिक्ट कहां चल गया, चलो भाई इतना क्लियर है? अब देखिए यार, अब अगर पूछ लिया जाए इसमें जीनोटाइप रेशो, फिनोटाइप का मतलब क्या है, फिजिकली। और जीनोटाइप का क्या लिखे, देखो अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे वाई वाई आर आर, ये रेशो लिए जाएंगे अलग अलग। समझ में आ रही है बात? वाई वाई आर आर, ये इस तरीके से अलग अलग रेशो यहां पर लिए जाएंगे, इसको याद रखना, वाई वाई आर आर। और क्या बनेगा इसमें से, देखना जरा, रेशो निकालो इसमें से, और क्या बनेगा। अच्छा इसको नोट भी करते रहो, वाई वाई आर कितने वाले, 1 वाले, और वाई वाई आर आर वाले 2 है, और वाई वाई आर आर वाले कितने हैं, वाई वाई आर आर 1 2 हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात नहीं? ठीक है, अब देखो ना नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये आ जाएगा वाई वाई आर आर वाला। और ये कितने वाई वाई आर वाले, 4 बन जाएंगे। इनको ऐसे नोट करें ना, टोटल किनके 9 है, याद रखना। समझ में आ रही है बात या नहीं? अब देखो यार, इसके बाद क्या बनेगा, वाई वाई आर आर। समझ में आ रही, वाई वाई आर आर कितना है, देखना यार, वाई वाई आर आर तो केवल एक ही है, वाई वाई आर आर ये 2 हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? टोटल काउंट हो गया, कितना होने हैं, 9 होने हैं। समझ में आ गई बात?
चलो जरा इससे आगे क्या क्या बचा, अब दोनों वाई स्मॉल कैपिटल आर हो जाएंगे। ये कितने कितने देखना है ना, वाई बाई आर आर वाले, ये तो केवल एक ही है, ठीक है। बचे कितने देखना है, 2 2 4 1 5 4 9 और 1 10 11 12 और 13 हो गए काउंट हो गए, जबकि होने कितने 9 और 10 13 और 3 16 होने। समझ में आ रही है बात, कौन सा बच गया देखना है, क्या बचेगा यहाँ पर, दोनों वाई, हाँ दोनों वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ में आ गया, देखो जरा और क्या बचा इसमें, देख के बताना जरा और क्या बचा। हाँ लास्ट वाला बच गया ये वाला, ठीक है। रेशो सभी के सेम बैठेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका जीनोटाइप रेशो बन जाएगा। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में, बताना जरा दोस्तों। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है, एक बार फिर दोबारा से टेबल को देख लेंगे बहुत अच्छे से। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ रही है बात, यही सब क्वेश्चन बनेगा, कोई और क्वेश्चन आने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात, इतनी बात क्लियर है। अच्छा सभी बच्चों के लिए मैं बता भी देता हूँ, अलग से इसके लिए नोटिफाई भी कर दूंगा। एक एमसीक्यू की एक सीरीज लेकर के आने वाले हैं बहुत बढ़िया 10th क्लास के लिए, ठीक है, जिसमें टोटल एमसीक्यूज आपके कराए जाएंगे। क्लियर है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराए जाएंगे, 30 से 35 एमसीक्यू होंगे हर चैप्टर में, ठीक है। जितने चैप्टर मैंने आपको करा दिए उन्हीं के एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक। चले ये समझ में आ गई बात, आपको इस टेबल को क्लियर कर लिया। चले जरा इससे आगे की बात को देखेंगे जरा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, देखेंगे जरा। अब मेंडल्स ने क्या किया, मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहां पर 3 लॉ दिए, मैंने आपको बताया भी था शायद, है ना। तीनों लॉज को हम देखेंगे और तीनों लॉ इन्हीं बातों के ऊपर डिपेंड करते हैं जो हमने लिखी है, ठीक है। देखिए सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी, उसी के बीच में से लॉ निकले। देखना जरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपके, देखो जरा क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर। अगर मैं बात करूं सबसे पहला लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है आपको, देखना जरा स्क्रीन पर। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है हमसे देखना जरा। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है द फिनोमेना ऑफ अपीयरेंस ऑफ ओनली वन ऑफ द 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है, इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंस। यानी कि जब आप इन्हीं 2 का क्रॉस कराएंगे, समझ में आ रही है बात, तो उनके बीच में से जो लक्षण दिखाई देगा आने वाली जनरेशन में वही क्या कहलाता है, डोमिनेंस कहलाता है। और जो दिखाई नहीं देगा उसको बोलते हैं रेसेसिव, ठीक है। होता तो है लेकिन वो छुप जाता है, ऐसा समझ ले आप। द अदर कैरेक्टर रिमेन्स सपोज्ड, ठीक है, विच इज नॉन एज रेसेसिव कैरेक्टर। जो दूसरा कैरेक्टर छुप गया है उसको क्या बोलते हैं, रेसेसिव बोलते हैं। होता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी में से जब आपने क्रॉस कराया तो क्या निकलेगा बाहर, टी और टी निकलेगा। कैपिटल लेटर जो होता है वो डोमिनेंस होता है, उसी का लक्षण दिखाई देता है, स्मॉल वाले का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या बताएगा, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। देखो सेग्रेगेशन का मतलब आप ऐसा समझ लें कि सेपरेट से है। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन का मतलब लॉ ऑफ सेपरेट से है, सेपरेट करने से है। चलो देखो जरा, यानी कहने का मतलब ये है, बताया इन्होंने इस लॉ में कि जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल, कहीं कहीं पर टी और टी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर टी टी लिखा होता है, कहीं कहीं पर आपने नोट किया होगा टी टी लिखा होता है। यानी ये जो पेयर होता है इसमें 2 लक्षण अलग अलग होते हैं और ये कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। यही लॉ ऑफ सेग्रेगेशन है। देखिए जरा स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपके, क्या बताया गया, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन गेमेट्स, गेमेट्स का मतलब है सेम जीन्स का पेयर, समझ गए, लिख लेना नोट करके। गेमेट्स का मतलब है सेम पेयर ऑफ सेम जीन्स आर फॉर्म्ड, द फैक्टर्स सेग्रेगेट so that each gametes receive only factor of each character। हर कैरेक्टर हर each का और गेमेट्स का अपना एक अलग क्या होता है, अपना एक अलग क्या होता है, फंक्शन होता है जो आपस में मिक्स नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। यानी इसी को आप क्या बोलेंगे कि गेमेट्स की प्योरिटी का ये लॉ है। क्लियर है बात समझ में। चलिए अब देखेंगे जरा एग्जांपल इसका नोट कर लेंगे। अब ये तीनों इसके एग्जांपल हो जाते हैं यहां से। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखें जरा, थर्ड लॉ क्या आ जाता है मेंडल का, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कहने का मतलब क्या, देखें जरा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन 2 pairs of factors of each of 2 traits in a dihybrid cross
segregated independently during gametes formation and randomly form combination in generation F2। यानी इंडिपेंडेंट होते हैं assortment यानी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो गेमेट्स के पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं एकदम। समझ में आ गई बात। इनहेरिटेंस ऑफ फैक्टर्स कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, यानी कि F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड। समझ में आ रही है बात या नहीं? देखना जरा इसका एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, देखिए जरा सामने ये लो जी क्या लिखा हुआ है, F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिडेशन। देखना जरा, टॉल प्लांट है दो, जब इनका आप क्रॉस कराएंगे तो क्या निकलेगा, सारे तीन जो स्टार्टिंग के प्लांट है वो तीन कैसे निकलेंगे, टॉल निकलेंगे, और सबसे लास्ट वाला कैसा होगा प्लांट, शॉर्ट प्लांट होगा। इसी को क्या बोलेंगे आप, F2 जनरेशन। और याद रखना इसमें जो कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी और दोनों स्मॉल टी को क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। याद रखना होमोजाइगस कहते हैं, क्या कहते हैं, जो ऐसे वाले होते हैं सिंपल वाले उनको बोलते हैं होमोजाइगस। क्लियर बात समझ। और जो जिसमें मिक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। जो मिक्स होते हैं इनको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कई बार। चलें जरा आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी आपको, समझ में आ गई बात। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। चलें अब नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं जरा, देखेंगे एक टॉपिक और इसमें बता देखो, जैसे प्लांट्स में मैंने रिप्रोडक्शन आपको बताया, ऐसे ही होता है कहां पर, ह्यूमंस में भी होता है। भाई ह्यूमंस में भी तो चिल्ड्रंस बोर्न करते हैं, बर्थ होते हैं, ठीक है। यानी देखें जरा, यानी यहां पर टॉपिक का नाम है सेक्स डिटरमिनेशन। आप कैसे पता लगाएंगे कि जो होने वाला बच्चा है वो बॉय है या गर्ल है, समझ में आ गई बात। इसी कॉम्बिनेशन को देखेंगे। देखो जरा एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्या जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और क्रोमोसोम्स में कौन होते हैं, जीन्स होते हैं जो मैसेंजर का काम करते हैं, जिनमें क्या होता है सारी चीजें कन्वर्टेड होती हैं। देखिए जरा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं बात करूं क्या लिखा हुआ है, द मैकेनिज्म बाय विच sex of individual is determined when it begins its life is called इसी को आप क्या बोलेंगे, इसी को सेक्स डिटरमिनेशन बोला जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स का पेयर आपको दिखाई दे रहा है, देखो दो धागे लिपटे हुए हैं एक दूसरे से, ये क्रोमोसोम होता है। और देखिए इसमें क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। 23 क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और 23 पेयर का मतलब क्या होगा, 23 टू जा 46। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए हमारे पास, 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात। अब देखें जरा स्क्रीन पर, आप देखो 23 पेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट में। एक तो 22 पेयर अलग होते हैं और उसमें से जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग होता है। जो 22 पेयर्स है वो मेल के पेयर्स कहलाते हैं, एक्स वाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और 1 जो पेयर होता है वो फीमेल का कहलाता है, डबल एक्स एक्स जो हम बोलते हैं, ठीक। अब इनका अगर हम जैसे हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही मेंटेल ने ह्यूमंस के बारे में भी बताया कि इसमें भी पार्टिकल क्या होंगे आपस में जब कंबाइन होंगे, है ना, रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जरा, एक्स एक्स और वाई हो जाएगा, और एक्स वाई जो कॉम्बिनेशन करेंगे वो डबल एक्स के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, जो इनके कॉम्बिनेशन होंगे, स्टार्टिंग में देखो क्या मिला हमको, स्टार्टिंग के दोनों पार्ट में गर्ल्स होंगी और लास्ट के दो पार्ट में बॉयज। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन होने के चांसेस होते हैं 50-50%। समझ में आ गई बात, बॉय भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकती है, समझ में आ गई बात। अब देखो जरा, अब याद रखना क्या कि होने वाला बच्चा बॉय हो, ये डिपेंड करता है ह्यूमन के ऊपर, मेल के ऊपर। समझ में आ रही, मेल के जेमेट्स जितने इफेक्टिव होंगे, समझ में आ रही बात, उतना ही इफेक्ट जो होगा क्या बनेगा, डोमिनेंट बनेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है इतनी बात। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, मेल क्रोमोसोम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द जेंडर ऑफ चाइल्ड। समझ में आ रही बात, जो बच्चे का जो चाइल्ड का डिटरमिनेशन होता है वो डिपेंड करता है मेल के जेमेट्स के ऊपर। जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव वहां पर दिखाई दे रहेगा। क्लियर बात, समझ में आ गई। तो ठीक है, आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम। क्लियर बात, समझ में आ रही है। अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो इतना इसके जो जितने भी वेरी शॉर्ट वगैरह क्वेश्चन होंगे, बाकी इसके एमसीक्यूज के लिए एक अलग सीरीज बनाऊंगा, ठीक है। वहां से आप इसको नोट कर लेंगे, जितने भी एमसीक्यूज इसके आएंगे। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस के जो नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक है दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट क्लास में।
जय हिंद।